बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस आर्टिकल का एक और नाम भी बनता है जो आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया, और वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको याद आ गया होगा कि फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी उसी से मिलती जुलती है। तो हम शुरू में डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, इसका क्या फायदा है, इसका क्या मतलब है, और फिर हम आज की डेरिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल जैसे कि मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे ये मैंने एक पॉइंट चार्ज आपके सामने तो बहुत बड़ा करके दिखाया, लेकिन असल में ये एक पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट चार्ज से दूर एक पॉइंट ए है। इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, कितने वोल्ट्स होंगे इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, ये आज का आर्टिकल है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज ये है, पॉइंट ए ये है, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसका एक और नाम भी है, और वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊं, आइए एक दफा इमेजिन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं कि आप ग्रेविटी में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट पर रखें तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको कैसे पता चला एनर्जी स्टोर हो जाती है? जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे, ये उधर नहीं खड़ा रहेगा बल्कि नीचे जमीन की तरफ एक्सेलरेट करेगा, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि ग्रेविटी में उस हाइट पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई हुई थी। नाउ स्टूडेंट्स, कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये डिपेंड करता है हाइट पर। आप लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी है mgh, बहुत मशहूर फार्मूला है, और इसमें आप हाइट देख सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास ग्रेविटी में किसी हाइट पर मौजूद है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, ये डिपेंड करता है कि जमीन से ऊपर उसकी हाइट कितनी है। आप ज्यादा हाइट पर लेकर जाएं इस ऑब्जेक्ट को तो इसके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी हो तो चेक करनी है वो रेफरेंस पॉइंट कौन है, वो ग्राउंड है। तो आपने हाइट किसके लिहाज से लेनी है? ग्राउंड के लिहाज से लेनी है। नाउ स्टूडेंट, आप लोग देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, लेकिन अगर मैं सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दूं तो फिर आपको इसमें कुछ मसाइल भी दिखना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर ग्राउंड इस तरह से लूं, आपको मालूम है ग्राउंड हर जगह हॉरिजॉन्टल नहीं है, कहीं पर ग्राउंड जो है वो ज्यादा हाइट पर है, कहीं पर कम हाइट पर। तो ग्राउंड जो है वो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं। नाउ स्टूडेंट, जरा इमेजिन करें यहां पर एक बॉल जो है वो आपके पास पड़ी हुई है और आप जानना चाहते हैं इस बॉल की एनर्जी कितनी है। अब आपको मालूम है हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ग्राउंड होता है। जरा 3 ऑब्जर्वर इमेजिन करते हैं यहां पर। अब ये ऑब्जर्वर ए को देखें, ऑब्जर्वर ए के लिहाज से बॉल उसी हाइट पर पड़ी है। यानी अगर आप ऑब्जर्वर ए से पूछते हैं कि बॉल के पास कितनी एनर्जी है तो ऑब्जर्वर ए कहता है बॉल के पास 0 एनर्जी है, 0 जूल्स एनर्जी, यानी कि कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जरा ऑब्जर्वर बी को देखिए। ऑब्जर्वर बी, आप देख रहे हैं कि बॉल के लिहाज से नीचे, या दूसरे अल्फाज में बॉल ऑब्जर्वर बी के लिहाज से ऊपर है। इसका मतलब अगर आप ऑब्जर्वर बी से पूछेंगे कि बॉल के पास कितनी एनर्जी स्टोर है तो ऑब्जर्वर बी आपको कहेगा कि बॉल के उसके हिसाब से ज्यादा हाइट पर है, क्योंकि उसका ग्राउंड तो ये बन रहा है ना, तो उसके लिहाज से बॉल हाइट पर है, तो वो कहेगा इसके बॉल के पास पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी होगी पॉजिटिव एनर्जी होगी, क्योंकि उसके लिहाज से बॉल ऊपर है। तो ऑब्जर्वर ए के लिहाज से एनर्जी थी नहीं उस बॉल के पास, जबकि ऑब्जर्वर बी के लिहाज से एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि बॉल उसके लिहाज से ऊपर है। लेकिन ऑब्जर्वर सी को अगर आप देखें तो ऑब्जर्वर सी के लिहाज से बॉल नीचे है, तो जब आप उससे पूछेंगे वो अपने ग्राउंड के लिहाज से आपकी बॉल को नीचे देख रहा है, तो वो कहेगा इस बॉल के पास नेगेटिव एनर्जी है। तो आपने देखा एक ही बॉल है, लेकिन 3 डिफरेंट ऑब्जर्वर उस बॉल के पास 3 डिफरेंट किस्म की एनर्जीज इमेजिन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये इश्यू है बेसिकली हमारे पास जब हम ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। तो ग्राउंड जो है वो हर जगह बॉल से बराबर फासले पर नहीं होता, कोई ग्राउंड ज्यादा फासले पर होता है, कोई ग्राउंड कम फासले पर, कोई ऊपर कोई नीचे। तो ये जो ग्राउंड की सरफेस है ये तो एक वेरी करने वाली चीज है, तो हाइट मुसलसल चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से बॉल एक ही होगी, लेकिन उसके बारे में डिफरेंट ऑब्जर्वर्स की डिफरेंट मेजरमेंट्स आएंगी। अब
इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। अब हम पूरी जमीन के ग्राउंड को एक जैसी हाइट पर तो कर नहीं सकते, फिर हम क्या करें। हमारे पास एक सॉल्यूशन है इसका, और वो ये है हम अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, हम अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट किसको बनाए, अभी तो ग्राउंड था रेफरेंस पॉइंट, लेकिन रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड रखेंगे तो बार बार चेंज होगा, कहीं ग्राउंड करीब होगा बॉल के, कहीं दूर होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट ढूंढेंगे जो इस बॉल से हर लिहाज से बराबर फासले पर हो। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको रेफरेंस पॉइंट का नाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे वाकई ऐसा मुमकिन है। उस रेफरेंस पॉइंट का नाम है इन्फिनिटी। यानी कि इस बॉल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम बजाय ग्राउंड से देखें, हम कहां से देखें, हम इन्फिनिटी से देखें। तो ये है हमारी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत दूर कोई डिस्टेंस इमेजिन कर लें जो लामहदूद दूर है, बहुत दूर है। तो इस सूरत में आप अगर कहीं पर भी बॉल रख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर, इस ग्राउंड पर बॉल रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो बॉल है ये इन्फिनिटी से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। और अगर आप यहां पर रख देते हैं तब भी ये इन्फिनिटी से इनफाइनाइट डिस्टेंस ही दूर होगी, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही क्या है, उसकी डेफिनेशन ही क्या है कि वो उस हर पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप बॉल रख देते हैं तो भी आप देखेंगे ये हमारे रेफरेंस पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही है। तो आपने देखा बॉल भले अपनी लोकेशन चेंज करती रहे, अपनी पोजीशन चेंज करती रहे, लेकिन आपके रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है और वो इन्फिनिटी रहेगा। इससे हमें बहुत आसानी होगी, हम डिफरेंट लोकेशन पर, डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे और ऑब्जर्वर्स की आपस में कोई लड़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर है। जो मर्जी ऑब्जर्व करे, कैलकुलेशन तो इन्फिनिटी से करनी है, तो इन्फिनिटी से आपका आंसर एक ही आएगा, चाहे डिफरेंट ऑब्जर्वर ही क्यों ना मेजर करें। अब ये जो एनर्जी मैं कैलकुलेट करूंगा ना, जो इन्फिनिटी को रेफरेंस बनाकर कैलकुलेट किया है, इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहूंगा, बल्कि साथ एक वर्ड ऐड करूंगा, इसे कहूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस कौन था, जमीन, और जमीन से हाइट हम लोगों ने देखनी थी, जबकि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस कौन है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो आज के आर्टिकल को समझने में कोई मसला नहीं होगा। देखिए आज का आर्टिकल क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर भी हम यही करेंगे। अब क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो मैं ग्रेविटी की बात तो नहीं करूंगा। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें हमारे पास ये एक चार्ज है, और आप लोग जानते हैं जिस तरह हर मैस के गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इस चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें यह फील्ड नजर नहीं आता, लेकिन हम इसकी मौजूदगी का अंदाजा कैसे लगाते हैं, जब एक चार्ज को इसके करीब लेकर आता है तो जैसे ही वो इस फील्ड में एंटर होता है तो उसको एक फोर्स फील होती है, जो कि इस बात की निशानदेही कर रही है कि इस चार्ज के गिर्द कोई ऐसा फील्ड है जो उस चार्ज ने फील किया है फोर्स की फॉर्म में। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूं इस चार्ज का। तो इसके दो तरीके हैं, एक को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आप एक टेस्ट चार्ज को इस चार्ज से उस पॉइंट तक लेकर जाएं, आपका जितना वर्क होगा उसे हम बोलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल। इसे कहते हैं इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप रेफरेंस ग्राउंड को बनाएंगे तो मसले आएंगे। इसी तरह यहां हमने रेफरेंस किसको बनाया, यहां रेफरेंस है चार्ज को, तो हमने चार्ज के लिहाज से कैलकुलेशन की। तो यहां पर भी वही इश्यूज आएंगे जिनको मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, ग्रेविटी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हम उन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करेंगे, हम अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देंगे। हमारा ये चार्ज रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, बल्कि हमारा रेफरेंस पॉइंट इस चार्ज से बहुत दूर एक पॉइंट होगा जो इन्फिनिटी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये इन्फिनिटी अब हमारा रेफरेंस हो गया। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अब आप एक टेस्ट चार्ज कहां से लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक इक्विलिब्रियम में लेकर आएंगे। इक्विलिब्रियम में क्यों, यह मैं आपको पहले बता चुका हूं लास्ट लेक्चर्स में, देखिएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट तक लेकर आएंगे जितना वर्क होगा उस चार्ज के ऊपर, वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू, विद रेफरेंस टू इन्फिनिटी। तो फिर इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कह सकता, इसको बोलूंगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं डिफाइन अप कर सकता हूं। व्हाट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity
अप टू दैट पॉइंट जहां हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाउ स्टूडेंट्स आइए इसको डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चीज नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा एक बात स्टूडेंट्स मैं बताता चलूं कि हमारे पास ग्रेविटी में हमने दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी थी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी थी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट ही पढ़ेंगे। चाहे हम ये वर्ड बोले या ना बोले, हम रेफरेंस इंफिनिटी ही लगा रहे होते हैं हर जगह। यानी आप लोग अगर 2 लेक्चर पीछे जाएं तो जहां मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पढ़ाया था, वहां मैंने एब्सोल्यूट का वर्ड यूज नहीं किया, बुक ने भी नहीं किया, लेकिन वहां पर भी हम रेफरेंस किसको रख रहे थे? इंफिनिटी को रख रहे थे। इस वजह से वो एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। तो याद रखिएगा यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। So what is absolute electric potential? It is defined as amount of work done in bringing a unit positive charge, कहां से? From इंफिनिटी। भाई हमारा रेफरेंस पॉइंट देख लें, इंफिनिटी। रेफरेंस पॉइंट क्या है और क्यों है, इंफिनिटी क्यों चूज किया, वो भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। फ्रॉम इंफिनिटी अप टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट का क्या मतलब है? वो पॉइंट जहां पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला पॉइंट ए जो मैंने आज बोला, ठीक है जी। एट दैट पॉइंट, और एंड पर आपने क्या लिख देना है? बाय कीपिंग द चार्ज, बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन चार्ज को इक्विलिब्रियम में लेकर आना है। तो स्टूडेंट्स ये तो होगी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब हम लोगों ने इस एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिराइव करना है स्टूडेंट्स। उसमें एक प्रॉब्लम आएगा और फिर उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। आपने ये हेडिंग नहीं देनी जो मैं अभी आप लोगों के सामने देने लगा हूं, आप लोग इसको एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं फिर भी आपको आर्टिकल समझाने के लिए 2 हेडिंग्स आपके सामने यहां पुट करूंगा, तो आपने वो हेडिंग्स दिए बगैर ही एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में लिख देना, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन की पहली हेडिंग मैं आपको समझाने के लिए क्या देने लगा हूं, वो ये है कि प्रॉब्लम कि भाई डेरिवेशन करने में एक इश्यू है, एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जानना बड़ा जरूरी है। वो प्रॉब्लम क्या है? देखें, हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं ना। हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोगों ने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला में अगर मैं इसको यूं लिख दूं जैसे आपकी बुक ने लिखा, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। ये डेल्टा R उधर ले गया, बस और कुछ भी नहीं किया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए है, बट दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन E यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इट शुड बी कांस्टेंट। स्टूडेंट इससे मिलती जुलती बात हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर लिख देता हूं, वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क का यह फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट होगी तो यह फॉर्मूला लग सकता है। बिल्कुल ऐसे ही यहां आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट तब होगा जब E की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अब आप सोचें, चार्ज को कहां से कहां लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स? चार्ज को तो इंफिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। अगर आपने इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आप चार्ज को इंफिनिटी से यहां लेकर आओगे। इस दौरान तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि आप इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आ रहे हो। इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज होगा, मसला क्या है? मसला यह है कि E जो है
ई जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ई डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। और जब आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो आप लोग इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। और जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज होगा, तो ई बहुत ज्यादा यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत चेंज हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेंज होगी तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो कांस्टेंट ना रही, और फिर यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने का एक ही उम्मीद थी, एक ही होप थी, और वो ये फॉर्मूला था। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमारे पास ई कांस्टेंट होगा। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या है कि इंफिनिटी से चार्ज को उस पॉइंट तक लेकर आना है, लेकिन जब आप इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आएंगे तो डिस्टेंस तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली चेंज हो गया, इतना ज्यादा चेंज होगा डिस्टेंस। तो आप सोचें, इन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब डिस्टेंस ही चेंज हो रहा है अच्छा खासा, तो ई अच्छा खासा चेंज हो जाएगा। ई कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो अगर आपको डेफिनेशन आती है तब भी आपका काम नहीं चल रहा, आपको पता तो है डेफिनेशन क्या है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए आपके थ्योरी में एक इश्यू आ रहा है, और वो इश्यू क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब हम अगर डेरिवेशन करना चाहते हैं, यही फॉर्मूला है, इसी को लगाना पड़ेगा, तो फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिसमें ई जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी ई चेंज ना हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ को हम कह देते हैं सॉल्यूशन। अच्छा जी, सॉल्यूशन क्या है जी? सॉल्यूशन ये है कि भाई अगर आप इंफिनिटी से लेकर आते हैं तो आपका डिस्टेंस बहुत चेंज होगा, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, बजाय पॉइंट बी जो अभी इंफिनिटी पर है, असल कॉन्सेप्ट इंफिनिटी वाला ही है, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं है, बल्कि बहुत करीब है पॉइंट ए से। इसे आपकी बुक कहती है इनफाइनाइटिस्मली क्लोज, यानी कि बहुत करीब होना। अच्छा, जब ए और बी बहुत करीब होंगे, अब मैं अगर एक चार्ज पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर आऊं, तो हमारे पास ये चार्ज जो है इतना थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया इसने कि डिस्टेंस ना होने के बराबर चेंज हुआ। जब डिस्टेंस ना होने के बराबर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो डिस्टेंस पर ही डिपेंड करती है, तो जब डिस्टेंस तकरीबन नहीं चेंज हो रहा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तकरीबन चेंज नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, तो फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारी आखिरी उम्मीद क्या है कि हम बजाय पॉइंट बी को इंफिनिटी पर सपोज करें, हम पॉइंट बी को पॉइंट ए के बहुत करीब सपोज कर लें। ये बात आपकी इन्फिनिटिस्मली की बात जो है आपकी बुक ने यहां पर की हुई है, और उसकी वजह क्या है भाई? हमारी मजबूरी है ना, अगर बी को इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो डिस्टेंस बहुत चेंज होगा। लेकिन बच्चे अब यहां ये कहेंगे कि सर आपने पॉइंट बी को पॉइंट ए के करीब रख लिया, ठीक है, आपने ई को कांस्टेंट रख लिया, मगर ई को कांस्टेंट रख लिया, एब्सोल्यूट तो नहीं बनेगा अब ये, क्योंकि एब्सोल्यूट में तो चार्ज को कहां से लेकर आना होता है? एब्सोल्यूट में चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आना होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें फिर एब्सोल्यूट कैसे आएगा वो मैं एंड पे आपको समझाऊंगा। अभी तक जो आपको बात मैंने आपको बताई है इसको देख लीजिए। सॉल्यूशन क्या हुआ कि आप पॉइंट बी को पॉइंट ए के बहुत करीब इमेजिन करें, ठीक है ना। तो ये है सॉल्यूशन कि लेट अस टेक पॉइंट बी इंफिनिटिज्मली क्लोज, बहुत करीब टू पॉइंट ए। वजह क्यों बहुत करीब लिया है? सो दैट ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ताकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेंज ना हो, और जब वो चेंज नहीं होगी तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस आर्टिकल को स्टार्ट किस तरह से करना है। सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन में आपने ये हेडिंग्स नहीं डालनी, लेकिन आपने दिल में याद रखना है कि एक्सप्लेनेशन में यू आर गोइंग टू डिस्कस टू थिंग्स, ठीक है ना। वन इज द प्रॉब्लम यू इनकाउंटर, ठीक है ना। आपने डेरिवेशन स्टार्ट किया तो कौन सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा है, और फिर देन हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसलिए हमने सॉल्यूशन की भी एक हेडिंग दे दी। ये दोनों बातें आपके इस पैराग्राफ में बहुत डिटेल में बताई हैं, तो आप लोगों ने वहीं से लिखना है। बस जहन में याद रखना है कि हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम तैयार हो चुके हैं, सारे प्रॉब्लम हमने खत्म कर लिए। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको चार डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन करवाता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये पॉइंट ए है, वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इसका चार्ज से फासला आर ए है, पहली बात, ठीक है जी। ये पॉइंट बी है, वो जो मैंने बहुत करीब इमेजिन किया है, इसका चार्ज से फासला आर बी है, ये वाला। पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान का जो फासला है वो डेल्टा आर है। ये तीन हमारे पास डिस्टेंसेस आ गए, ठीक है जी। एक चौथा डिस्टेंस क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के मिड का डिस्टेंस चार्ज से, ठीक है ना, चार्ज से पॉइंट ए और पॉइंट बी के मिड का डिस्टेंस, ये आर, ठीक है जी। ये चार डिस्टेंसेस हैं जो आप लोगों ने जहन में रखने ताकि आप लोग डेरिवेशन इजीली कर सके। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की डेरिवेशन। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको पिछले बोर्ड पर जाकर दोबारा से एक बात याद कराता हूं कि डेल्टा आर क्या है। ये देखिए डेल्टा आर क्या था, दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। आप डेल्टा अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, आप ये आर बी में से इतना आर ए माइनस कर दो तो बाकी डेल्टा आर नहीं बच जाएगा। तो आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू डेल्टा आर, ठीक है ना, बड़ी आसानी से समझ में आने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा आर किसके बराबर है, आर बी माइनस आर ए। अच्छा, यहां से मैं अगर आर बी को एक तरफ रखूं, ये माइनस आर ए उधर जाकर डेल्टा आर में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर ए उधर जाकर प्लस हो जाएगा। डेल्टा आर ऑलरेडी इधर मौजूद है, ये इक्वेशन नंबर 1 आपने याद रखनी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज आर के बारे में मैंने आपको क्या बताया अभी लास्ट बोर्ड पर, दोबारा देखते हैं। आर पॉइंट ए और पॉइंट का मिड है। आपको पता है मैथ्स में दो पॉइंट्स के मिड को हम एवरेज कहते हैं, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो वो इसका डिस्टेंस और पॉइंट बी का डिस्टेंस, इसका एवरेज डिस्टेंस बनेगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों डिस्टेंसेस को आर ए और आर बी को ऐड करूं और 2 पर डिवाइड कर दूं, जैसे एवरेज आप लोगों ने निकालना सीखी है। तो आइए स्टूडेंट्स, तो मैं कह सकता हूं आर जो मिड का डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के डिस्टेंसेस का एवरेज, यानी कि दोनों को ऐड करो और 2 पर डिवाइड कर दो। ये है इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आर बी की वैल्यू है ना, ये मैं इधर पुट करने लगा, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी की जगह क्या आ जाएगा जी, आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखिए आर ए प्लस आर ए स्टूडेंट्स 2 आर ए हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2। और स्टूडेंट्स ये 2 टोटल डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों से अलग अलग डिवाइड करके भी लिखा जा सकता है। तो ये 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है बेसिकली, तो 2 आर ए डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास, दोनों को अलग अलग मैंने लिख दिया। अब जरा देखिए यहां पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आर ए और इधर क्या रह जाएगा प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहां क्या था आर और यहां क्या था आर ए प्लस डेल आर डिवाइड बाय 2, ये फाइनल रिजल्ट आया। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेकिन ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा यहीं पर ही कर देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये आर का स्क्वायर और ये इस पूरी चीज का स्क्वायर। आइए देखिए अब ये क्या आएगा हमारे पास, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है आर, आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर आ जाएगा। यहां ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बन रहा, और ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है, बड़ा मशहूर फार्मूला है, सबको पता होगा। तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या है, डेल आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, सेकंड टर्म का स्क्वायर। और दरमियान में क्या था 2ab, 2ab, ठीक है जी। थोड़ा आगे कर देता हूं, नाउ स्टूडेंट 2ab, ab मतलब पहली टर्म
और फिर दूसरी टर्म, पहली टर्म क्या है जी, आर ए, दूसरी टर्म क्या है जी, डेल्टा आर बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस 2 से कैंसिल हो गया, क्या रह गया, आर ए इंटू डेल आर प्लस ये क्या है, डेल आर ओवर 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डेल आर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर होता है 4। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है। अब जरा देखिए इसमें कुछ मजीद चेंजेस हो सकती हैं। देखिए डेल्टा आर क्या था, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि पॉइंट बी तो मैंने पॉइंट ए के बहुत करीब इमेजिन किया, तो फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा। जब कोई चीज बहुत कम हो तो उसका स्क्वायर और कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर जो है वो 0.01 है और छोटा हो गया। तो इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि जब कोई चीज बहुत छोटी हो तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो इसको तो हम इतना छोटा हो जाएगा कि हम निग्लेक्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है जी। तो दिस कैन बी निग्लेक्टेड। बाकी हमारे पास क्या रहेगा जी, बाकी हमारे पास रह गया आर स्क्वायर इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए, साथ क्या डेल्टा आर। अब डेल्टा आर की वैल्यू मैंने आपको पहले लिखी हुई ऊपर, आर बी माइनस आर ए। नाउ स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा आर ए स्क्वायर, आर ए स्क्वायर, ये बनेगा आर ए इंटू आर बी, और फिर प्लस माइनस माइनस, और ये आर ए इंटू आर ए, ये बन जाएगा आर ए स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये है कि आर स्क्वायर बराबर आया किसके, आर ए आर बी। तो काफी लंबी डेरिवेशन थी, लेकिन अगर आप देखें तो रिजल्ट हमारे पास बड़ा सिंप्लीफाई होकर आया। तो आर स्क्वायर किसके बराबर है, आर ए इंटू आर बी। अब ये आर स्क्वायर मैंने क्यों फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, ये इसलिए फाइंड आउट किया ताकि मैं इसकी वैल्यू एक जगह पुट कर सकूं। तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट ई किसके बराबर है, ई बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट पढ़ते आए। लेकिन स्टूडेंट्स आर स्क्वायर तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, कितना है आर स्क्वायर, आर ए आर बी। तो ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू है ये मैं यहां पुट करूंगा, तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां आगे लिख देता हूं, ये फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक साथ क्यू आ जाएगा, और साथ देखिए आर स्क्वायर है, लेकिन आर स्क्वायर तो कितना है, आर ए आर बी। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं आर ए आर बी। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब मैंने ये E की वैल्यू क्यों फाइंड आउट की है, ये जानने के लिए हम पिछले बोर्ड पर चलते हैं। आपको एक बात याद करवाता हूं स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यही फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले में पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए E होना जरूरी है, तो वो मैंने E आप लोगों के लिए अभी यहां पर फाइंड आउट की, और ये E की वैल्यू, ये E का फॉर्मूला था। लेकिन फिर इसमें आर स्क्वायर आता था, तो डेरिवेशन को आसान करने के लिए पहले मैंने ये सारी चीज किस लिए की है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ये वाली आर ए आर बी, और यहां पुट कर दिया। अब E आ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सिर्फ हमारे लिए 2 मिनट का मसला है। तो आइए अब जरा देखते हैं मजीद डेरिवेशन को। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास अभी फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला मैं आपके सामने दोबारा लिख देता हूं। फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी, ठीक है। इसे मैंने कोई नंबर 3 का नाम दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बताया। वो फॉर्मूला है जी डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। तो भाई डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, डेल्टा R क्या है, डिस्टेंस कितना चेंज हुआ। पहले मैं पॉइंट बना देता हूं दोबारा से, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर आए ना चार्ज को, पॉइंट B से पॉइंट A पर लेकर आए, राइट। तो पॉइंट B से पॉइंट A पर लेकर आए,
तो यहां पोटेंशियल कितना होगा, सपोज कर लेते हैं VB, और यहां पोटेंशियल कितना था, सपोज कर लेते हैं VA। तो आप पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर आए तो पोटेंशियल कितना आपने चेंज किया, VB से VA पर आ गए। तो हम यहां पर कह देते हैं चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, VA माइनस VB, माइनस आगे है E जो है वो है ये वाली वैल्यू जो मैंने आपके सामने लिखी, तो इसको लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA/RB, और साथ ये E की वैल्यू आ गई सारी, साथ क्या है डेल्टा R, डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, तो पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो RA माइनस RB कह देता हूं, डिस्टेंस इतना चेंज हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने मैंने सारी चीज लिखी, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो जरा देखिए जल्दी से, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये Q को मैं 1 से मल्टीप्लाई करके इधर ही लिख देता हूं, तो Q लिख देता हूं, ठीक है जी। अब बाकी क्या रह गया, 1/RA/RB, ये चीज रहेगी बाहर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो RA डिवाइडेड बाय RA/RB, फिर ये वाला माइनस, फिर ये RB है, इससे भी RA/RB आकर डिवाइड हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास, मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होगी कि RA R से कैंसिल, RB RB से कैंसिल, तो हमारे पास स्टूडेंट्स VA माइनस VB किसके बराबर आया, माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर रह जाएगा 1/RB, इधर रह जाएगा 1/RA। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट में ये डिसाइड किया था कि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पॉइंट बी कहां होना चाहिए, इंफिनिटी पर। लेकिन फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि पॉइंट बी इंफिनिटी में हो तो कुछ मसले होते हैं, उन मसलों को टैकल करने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिया कि पॉइंट बी इंफिनिटी पर नहीं है, बल्कि पॉइंट बी तो पॉइंट ए के बहुत करीब है। लेकिन इस तरह से हमारी कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन जो वैल्यू आएगी क्या वो एब्सोल्यूट होगी, नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट के लिए तो पॉइंट बी इंफिनिटी पर होना चाहिए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने पॉइंट बी को पॉइंट ए के बहुत करीब सोचा हुआ है, अब मैं यहां कहता हूं कि सपोज कर लें, कैलकुलेशन तो हो गई है, सपोज कर लें कि पॉइंट बी पॉइंट ए से बहुत दूर है, इंफिनिटी पर है। तो कैलकुलेशन करके हम ये सपोज करेंगे कि लेट अस सपोज पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी। अब जब पॉइंट बी इंफिनिटी पर होगा, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट, पहली चीज, ठीक है। और जब पॉइंट बी इंफिनिटी पर होगा तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा तो फिर वहां पर पॉइंट बी पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया पॉइंट बी अगर इंफिनिटी पर हो, इनफाइनाइट, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा पॉइंट बी का, 0। तो ये देखिए, मैं कहता हूं कि लेट अस सपोज that point B कहां है, is at infinity। सपोज करें पॉइंट B इंफिनिटी पर है, जब पॉइंट B इंफिनिटी पर होगा तो क्या होगा, पॉइंट B का डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट B का डिस्टेंस होगा इनफाइनाइट, क्योंकि वो इंफिनिटी पर है। अच्छा, अगर पॉइंट B का डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो 1/RB, इधर तो RB नहीं ना आ रहा है, इधर तो 1/RB आ रहा है, तो 1/RB किसके बराबर होगा, 1/इंफिनिटी, क्योंकि RB इंफिनिटी है तो 1/RB 1/इंफिनिटी होगा, और 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0, पहली बात। अच्छा जी, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि पॉइंट बी कहां है, इंफिनिटी पर, इंफिनिटी मतलब फील्ड से बाहर, तो पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल होगा ही नहीं, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा, 0। ये वाली बात, और ये जो मैंने आपको लिखा है कि भाई RB कितना है, बल्कि 1/RB के बारे में लिखा है कि 1/RB कितना है, 1/RB 0 है। ये दो जो मैंने बॉक्स बनाए, यही वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो VB कितना है, 0, इसको मैं 0 पुट करूंगा, और 1/RB भी कितना है, 0, तो इसको भी मैं 0 पुट करूंगा। ये दो चीजें जब 0 हो जाएंगी तो हमारे पास पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, 0, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस Q ओवर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या रह जाएगा 1 ओवर आर बी 0 माइनस 1 ओवर आर ए एज इट इज आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली पॉइंट ए के लिए पोटेंशियल कितना आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये रह गया 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू है और अंदर क्या रह गया ब्रैकेट के 1 ओवर आर ए। हाँ स्टूडेंट्स ये जो क्यू है यहां पर, इसको मैं वापस यहां पर भी लिख सकता हूं, तो मैं इस क्यू को यहां लिख देता हूं और 1 को यहां लिख देता हूं। ये है स्टूडेंट पॉइंट ए का एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एईपी की लिख देता हूं, ठीक है जी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किधर का, एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये आपकी बुक ने यहां पर शो किया हुआ है, और लेकिन उसके नीचे वो जनरल बात भी कर रहा है। तो जनरल बात कैसे करेंगे, पॉइंट ए का अगर ये है तो पॉइंट ए का डिस्टेंस आ जाएगा, बाकी सारे तो कांस्टेंट्स है ना। अगर पॉइंट बी की बात करेंगे तो यहां पॉइंट बी का डिस्टेंस आ जाएगा, पॉइंट सी की बात करेंगे तो पॉइंट सी का डिस्टेंस। अगर मैं जनरल बात करता हूं तो जनरल बात में हम क्या करेंगे, हम ए बी सी नहीं लिखते, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर। तो अगर आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ उस पॉइंट का डिस्टेंस आपको चार्ज से पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पोटेंशियल एट अ पॉइंट या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट करने वाली बात क्या है, पहले तो मैं आपको एक बात याद करवाता चलूं, वो ये बात थी स्टूडेंट्स कि हमारे पास 3 फार्मूले अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स का 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रिलेशन है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इसमें आता था Q1 Q2, ठीक है जी, Q1 Q2, इधर आएगा Q ओवर आर स्क्वायर। इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज जो फार्मूला है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसमें भी वैसे ही 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इधर Q भी आ रहा है, ठीक है ना, ये जो भी मैंने फार्मूला, लेकिन नीचे देखिए क्या आ रहा है, R, यानी पोटेंशियल का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन नहीं है, बल्कि पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। यानी पोटेंशियल इतना तेजी से चेंज नहीं होगा जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेंज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ स्टूडेंट्स दूसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है इमेजिन करने के लिए। देखिए हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो स्टूडेंट्स इसको कैसे इमेजिन किया जाए, जरा देखिए, ये मेरे पास चार्ज है, इस चार्ज से एक पॉइंट ए है, सपोज करें इस पॉइंट ए पर 5 वोल्ट्स हैं। अब आप लोग जानते हैं कि ये कितने वोल्ट्स होंगे ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो अगर मैं इसी के साथ उतने ही डिस्टेंस पर एक और पॉइंट देखूं तो ये भी 5 वोल्ट का ही होगा। इसी तरह यहां पर एक और पॉइंट देखो तो ये 5 वोल्ट होगा, यानी कि इस पूरे सर्कल के ऊपर हर पॉइंट का 5 वोल्ट होगा। यानी कि ये एक ऐसी सरफेस है जिस पर पोटेंशियल सेम है, इसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अब आप लोग जानते हैं इस पॉइंट से थोड़ा दूर अगर मैं एक पॉइंट बी लूं तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो सपोज करें यहां हमारे पास 4 वोल्ट्स हैं, जब यहां 4 वोल्ट्स होंगे तो फिर इस पूरे सर्कल के ऊपर 4 वोल्ट्स होंगे। इसी तरह से अगर हम दूर एक और पॉइंट ले तो वहां 3 वोल्ट्स होंगे, तो इस पूरे सर्कल के ऊपर 3 वोल्ट्स होंगे, और फिर 2 वोल्ट्स का एक सर्कल होगा, और फिर 1 वोल्ट का एक सर्कल होगा, और फिर 0 वोल्ट का एक सर्कल होगा, यानी कि ये तो इंफिनिटी आ गई। यानी ये पोटेंशियल इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं किसी भी चार्ज के गिर्द। और अगर आप 3D में इमेजिन करना चाहें तो 3D में आपको पता है सर्कल जो है वो सफेयर होता है, तो चार्ज के गिर्द एक सफेयर होगा जहां हर पॉइंट पर 5 वोल्ट होगा, फिर इस चार्ज के गिर्द एक और सफेयर होगा जिसका हर पॉइंट पर 4 वोल्ट होगा, और इसी तरह से आप ये सारे सफेयर्स इमेजिन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होता है और पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा एक और बात वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज के केस में इस पॉइंट पर कैलकुलेशन करने के बाद सपोज करें 5 वोल्ट्स आते हैं, लेकिन वो -5 वोल्ट इमेजिन किए जाएंगे,
क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो इस पूरी सरफेस के ऊपर -5 वोल्ट, इस पूरी सरफेस के ऊपर -4 वोल्ट, इसी तरह इस पूरी सरफेस के ऊपर -3 वोल्ट। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव कंसीडर होता है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव कंसीडर होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, एब्सोल्यूट के जो मतलब है, इंफिनिटी को हमने क्यों बीच में इंक्लूड किया, हम लोगों ने चार्ज के रेफरेंस से क्यों नहीं देखा, ये भी बात आप लोगों ने जरूर समझनी है, इसको याद रखिएगा। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।